नमस्कार दोस्तों, माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित यूनिट 10 जो प्री की है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपसे पहले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था और पीवाईक्यू बताए थे जो यूनिट 10 से आए थे। इसके अलावा मैंने भौगोलिक वितरण बता दिया। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो में संवैधानिक प्रावधान खत्म कर दी। आज की वीडियो में हम भील जनजाति को पढ़ेंगे और हो सकता है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो अगला पार्ट फिर लाएंगे। पार्ट लाने से कोई मतलब नहीं है कि मैं वीडियो को बढ़ाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन मैं जो भी मटेरियल आपको दे रहा हूं, आप किसी भी बुक में छान लें, बुक को पढ़ लें, एक आध यूट्यूब चैनल देख लें। इसके बाद देख लें कि यहाँ पे लगेगा कि नहीं वास्तव में मैं मेहनत करके आ रहा हूँ और आप पे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हो सकता है और जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल वही दे रहा हूं। मैं ज्यादा चीजें भी नहीं दे रहा हूं, कम भी नहीं दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं कि आपका काम हो जाएगा और अच्छे से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल मैं भी ला के दे सकता हूँ भील जनजाति संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, लेकिन कचरा याद करने से कोई मतलब नहीं। उस कचरे के चक्कर में आप अच्छा भूल जाओगे। इसलिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आप देख लो यार, आप दोस्तों से पूछ लो, यार दोस्तों से पूछ लो और मेरी वीडियो देख लो, इसके बाद विश्वास कर लो। विश्वास कर लो, इसके बाद देख लो फिर वीडियो। लेकिन एक बार देख लो ताकि पता चल जाए कि असलियत में है क्या नहीं है। तो मैं श्री गणेश जी का नाम लेकर आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और ये आज की पार्ट 1 है भील जनजाति का। हो सकता है पार्ट 2 भी लाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि ये भील जनजाति से जितने भी पुराने क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। जितने भी एग्जामों में पूछे गए हैं, जो एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जितने भी में भी पूछे गए हैं, उनमें से मैं ढूंढ ढूंढ कर कचोड़ कचोड़ कर लाया हूँ। तो आपके लिए मैं बिल्कुल इस टाइप की चीजें ला रहा हूँ, मतलब मलाई ला रहा हूँ, लेकिन मलाई की कीमत नहीं है। तो आप देख लो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो चीजों के लिए। आप देखो कमी बताए तो कमी, आप कमेंट बॉक्स में कमी कमेंट करें कि सर ये कमी रह रही है, फिर दिक्कत क्या आ रही है। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करो ताकि अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो अप कर सके और ये सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की जो भील जनजाति के पीवाईक्यू। भील जनजाति के जो पीवाईक्यू हैं उनसे आज स्टार्ट करते हैं। मैं इनके ऑप्शन इसलिए नहीं लाया हूँ, ऑप्शन नहीं लाने का सबसे बड़ा कारण है, भैया जो पीपीटी बना रहा हूँ वो मोबाइल से बना रहा हूँ। मोबाइल से पीपीटी बनाने में है ना बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सेटअप भी मेरा नहीं है, वो भी मैं किसी दूसरे के यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब बहुत समस्याओं से गुजर कर फिर भी आपके सामने खड़े हैं। तो आपके सहयोग के साथ, आपका सहयोग हमेशा बना रहे और आगे भी बना रहे अच्छे से, तो आगे भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। बाकी आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है, ध्यान रखें। तो इसलिए ऑप्शन नहीं लाया हूँ, उसमें टाइप करने में बहुत टाइम लगता है यार, 2-3 घंटे लगते हैं मुझे पीपीटी तैयार करने में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया है आपका। ये आया है प्री एमपीपीएससी प्री 2017 में। तो मैं आपके बता दूं, भील शब्द जो है वो भील भील ये भील शब्द है, इससे बना हुआ है। या भील शब्द से आपका जो भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, ये भील शब्द से बना हुआ है। या भील शब्द से बना हुआ है, जो द्रविड़ भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब धनुष होता है, वो हम आगे जाके कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो 1990, 2012 और 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सभी को पता है कि ये कौन सी जनजाति होगी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति होती है वो आपकी होती है भील जनजाति। ये आपका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, एमपीपीएससी 2004 में आया है। ये बार बार नहीं पढ़ूंगा, इस सन में आया उस सन में आया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जारवा, हो, भील और संताल, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति पाई जाती है। भगोरिया हाट का संबंध किस जिले से, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो झाबुआ जिला है, मतलब मालवा का जो झाबुआ जिला है, वहां पर सबसे प्रमुख रूप से भगोरिया हाट होता है। मतलब झाबुआ जिले का संबंध है, झाबुआ जिले से संबंध है। झाबुआ झाबुआ जिला और धार भी आपका आ सकता है। भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, आप सभी को पता है कि भील जनजाति का प्रमुख पर्व जो है वो कौन सा है। भील जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वो आपका है भगोरिया। आप भगोरिया के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन शांति बनाए रखे। जो भगोरिया होता है उसे 3
3 पेजों में मनाया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। ये होली के कितने दिन पूर्व स्टार्ट होता है और होली के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है, वो सारी जानकारी हम जानेंगे आगे। इसके अलावा भगोरिया किस त्योहार से संबंधित है? नहीं, भगोरिया किस जनजाति से संबंधित है ये क्वेश्चन होगा, वो गलती हो गई। तो ये भगोरिया जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति का आपका त्योहार होता है भीलट बाबा। ये महत्वपूर्ण देवता होता है। किस जनजाति का देवता होता है? तो ये आपकी भील जनजाति का देवता होता है। किसका? भील जनजाति का प्रमुख देवता होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय मैं यहाँ पे बता दूं, कृषि। कृषि भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। और कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक दजिया होती है और एक दहिया होती है। तो दोनों को हम पढ़ेंगे, दजिया या चिमाता। एक तो होती है दजिया, दजिया होती है आपकी, और एक होती है आपकी चिमाता, चिमाता। तो दोनों कृषियों को पढ़ेंगे, कौन सी आपकी पहाड़ी पर होती है और कौन सी जमीन पर होती है वो भी जानेंगे। भगोरिया पर मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो मैं यहाँ पे बता दूं, वापिस जे रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इस बार इसमें पूछा गया था। तो ये मुख्यतः मनाया जाता है झाबुआ जिले में। बाकी धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन में भी ये मनाया जाता है। मतलब मालवा के बहुत सारे जिलों में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति संबंधित है? बहुत ही फेमस चित्रकला है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो है घोड़े और नाग का प्रमुख रूप से चित्रांकन किया जाता है और घरों की दीवारों पर बना दी जाती है। और इससे माना जाता है कि घर में सुख शांति और बनी रहे, ये सारी चीजें उसके लिए बनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला के लिए जो बनाने वालों को लिकिंदर कहा जाता है। वो सारी जानकारी आगे पढ़ेंगे। तो ये किस जनजाति संबंधित है? ये आपकी हो गई भील जनजाति से संबंधित, है ना। भीमा नायक का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था? तो ये बड़वानी रियासत से, मतलब सेंधवा बड़वानी रियासत से संबंधित था। कहां से? सेंधवा, सेंधवा बड़वानी रियासत से भीमा नायक का संबंध था। इसके अलावा टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, जिसमें एक तो पहले इसमें माना था टुंड्रा, टुंड्रा करके माना था, फिर इसका वास्तविक जो आंसर माना जाता है वो टांट्या है। टांट्या, टांट्या, टांटिया भील, देख लेना लिखने में थोड़ी बहुत गलती। तो टांटिया इसका नाम है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री भूरीबाई ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है अपनी चित्रकारी के लिए पद्मश्री भूरीबाई प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ से ये PYQ देख लाए जो आपके काम के, आप एक बार देख ले, आप पता चल जाएगा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि PYQ से आप पता चलेगा कितनी गहराई में हम लोगों को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। लेकिन आप भील जनजाति स्टार्ट करते हैं तो भील जनजाति के बारे में जान लेते हैं। भील जनजाति कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ पर निवास है, क्या भाषा है, कितनी पाई जाती है, आप सभी को पता है। और भील जनजाति को तो भैया क्या कर लेना, रट लेना और रट कर घूट कर पी लेना, चाय की तरह। मतलब सुबह शाम पढ़ते रहना। 100% एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में अब PSC में पूछे जाने वाले, प्री में तो 100% आने वाला। दूसरी बात मैं इसकी विशेषता बता दूं कि मैं जो भील जनजाति लाया हूं वो प्री और मेंस की दृष्टि से उठाकर लाया हूं। उसका जो मेंस में व्यवसाय के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर पूछा जाएगा, उस टाइप से मैं डिजाइन करके लाया हूं। तो आप ऐसा कैसा उठाकर मेंस में भी छाप सकते हो। मेरी क्लास की ये विशेषता आपको मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं भील जनजाति से, वो मैं आप सभी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भील जनजाति मैं बता दूं, आप मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आप भील जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। आपने अगर किताबों को सही से पढ़ा होगा, आपने 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनजातीय जनसंख्या अलग पड़ी होगी और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक है उसमें जनजातीय जनसंख्या अलग देखने को इनकी मिलती है। तो वो देख लेते हैं। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो भीलों की जनसंख्या वो 46.18 लाख है। और भाई परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो 37.7% आपको नजर आती है। लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक के अनुसार भैया इनकी जनसंख्या कितनी मानी है? 59.6 लाख मानी गई है और परसेंटेज के आधार पर 39.08%। अब भैया आयोग जाने, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप क्या टिक करके आओगे। जनगणना के अनुसार भी है और हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार भी है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो मेन सोर्स हो सकता है उसके ऊपर आपत्ति भी लगा सकते हो और जनगणना के आधार पर भी आपत्ति लगाई जा सकती है। तो ये आंसर अब मैं क्या बताऊं, मैंने दोनों आपके लिए ले आया। तो दोनों आपको रटना है। अब क्या आयोग मानेगा क्या नहीं मानेगा वो बात का मुद्दा है। तो इनकी जनसंख्या 40 लाख है।
और 37.7% इसके अनुसार। हिंदी ग्रंथ के अनुसार 59.9 लाख और 39.08% ये दोनों के अनुसार है ना। तो क्या है ये, मतलब 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है, 40.18 लाख है ना। और परसेंटेज के आधार पर देखे तो इनकी कितनी है आपकी 37.7%। वहीं आपकी देखे तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ जो एकेडमी की बुक है उसके अनुसार देखा जाए तो इनकी जनसंख्या कितनी है, 59.9 लाख, 59.9 लाख है भैया, है ना। और इसके अलावा परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो 39.08% आपके सामने ये है। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों रखना। दूसरी बात, इनका परिवार के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस परिवार से बिलोंग करते, तो आप सभी को पता है कि ये प्रोटोऑस्ट्रेलाइट, ये गलत लिखा हुआ है मैं सही लिख दूं, प्रोटोऑस्ट्रेलाइट, क्या ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटोऑस्ट्रेलाइड ये परिवार से बिलोंग करती है ना। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है जो इसकी उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के बिल शब्द से और द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब होता है धनुष। और इसका पूरा जो मतलब होता है धनुष, इसलिए इनका मतलब होता है क्योंकि ये जनजाति किसमें निपुण होती है, ये जनजाति आपकी धनुर्विद्या में निपुण होती है। किसमें होती है, धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में निपुण होती है। धनुर्विद्या में क्या होती है, निपुण होती है, निपुण होती है, निपुण होती है। इसलिए ये जनजाति क्या होती है, धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए ये अपना प्रत्येक चिन्ह भी वो तीर और कमान मानती है ना। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति यहाँ से देख लेते हैं, वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल में क्या स्थिति रही, महाभारत काल में क्या स्थिति रही। आप सभी को पता है कि वैदिक काल मतलब महाभारत काल। महाभारत काल में इस जनजाति के बारे में दो जगह आपको मिलेगा। एक तो निषाद राज का बारे में जाना होगा, अरे भैया वही निषाद राज जिसने भगवान श्री राम को वो सहायता उपलब्ध कराई थी और उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बहुत मदद की थी। जो निषाद राज जो जंगलों में मिला था भगवान श्री राम को, जो भील जनजाति से संबंधित था, जब वो चित्रकूट की यात्रा पे जा रहे थे और उन्होंने स्वागत किया था और एक रात वहां पर ठहरे थे, वो ही निषाद राज है। तो निषाद राज मिलता है आप सब, है ना। इसके अलावा जो माता सबरी है, माता सबरी को आपने जाना ही होगा, जो रामायण में भगवान राम को जो झूठे बेर खिलाती है वो ही माता सबरी। लेकिन माता सबरी को ध्यान रखना, ये कोल जनजाति की माता मानी जाती है और अपना कोल जनजाति ने अपना वंशज मानती है। मतलब माता सबरी का जो वंशज है वो कोल जनजाति उनको अपना वंशज मानती है ना। इसके अलावा निषाद राज जो भील थे वो आपको समझ में आ गए। तो रामायण में दो मिल गया। इसके अलावा महाभारत में एकलव्य के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने अपना अंगूठा दान दे दिया गया था, आप सभी को पता है। और इसके अलावा वही निषाद राज जो एकलव्य भील थे महाभारत में, उन्होंने जो अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दान दे दिया गया था अर्जुन के चक्कर में, कि वो चाह रहे थे कि मैं सबसे धनुर्धर बन दूं, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोण ने क्या मांगा, उनका अंगूठा ही मांग लिया बदले में। तो भील जनजाति जो है बिना अंगूठे से तीर चलाने में विश्वास रखती है और वो कहीं ना कहीं ये सम्मान देना चाहती है एकलव्य को। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पे पसंद आई होगी। तो ये सारी जानकारी हमने क्या क्या पढ़ लिया वो रिवाइज कर लेते हैं। तो भैया जो भील जनजाति की उत्पत्ति है वो जान लेते हैं। उत्पत्ति, भील जनजाति की जो उत्पत्ति है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वैदिक काल, वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में क्या देखते हैं, वैदिक काल में आती है आपकी रामायण। क्या आता है आपका, रामायण। वैदिक काल में आपकी आती है रामायण। तो रामायण में आपने दो चीजें देखी, एक तो देखी निषाद राज, जो निषाद राज भील के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपका मिलता है सबरी माता के बारे में। तो सबरी माता के बारे में आपका यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभारत काल में देख लेते हैं। तो महाभारत काल में जो आपको मिलेगा, महाभारत काल में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एकलव्य के बारे में। और वर्तमान में जो भील जनजाति है वो एकलव्य के सम्मान में बिना अंगूठे से तीर कमान चलाती है, ताकि एकलव्य जी को सम्मान दिया जा सके। और मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार की भी घोषणा कर रखी है, वो आगे पढ़ेंगे ना। तो इतना हो गया, आगे पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो भील जनजाति है
वो अपना जो पूर्वज मानती है या जिनसे उत्पत्ति मानती है, जो प्रमुख देवता मानते हैं, वो भगवान भोलेनाथ को और रावण को मानती है। भील जनजाति अपनी उत्पत्ति महादेव को, ये महादेव लिखा रहा है यहाँ पे, महादेव को मानती है, महादेव में लिख दो आपका। दूसरी बात, ये महादेव से भी अपनी उत्पत्ति मानती है। किससे मानती है? महादेव से, ये लिख दूं मैं, महादेव से, भगवान शिव से अपनी उत्पत्ति मानती है, और ये कहीं ना कहीं रावण से भी अपनी उत्पत्ति मानती है भील जनजाति। इसके अलावा भील जनजाति का जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में जान लेते हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश की मूल जनजाति नहीं है। भील जनजाति का जो मूल निवास स्थान माना जाता है वो आपका माना जाता है कुशलगढ़ ढोलका, जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है ना। इसके अलावा जान लेते हैं, इसके अलावा जो भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला, वो अपना मूल निवास स्थान कहाँ की है या मूल कहाँ का है उनका? छत्तीसगढ़ का है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भील जनजाति है, भील जनजाति है, जो भील जनजाति है, भील जनजाति है, उसका मूल निवास स्थान कहां माना गया है? कुशलगढ़ ढोलका, कुशलगढ़ ढोलका को माना गया है। ढोलका जो जगह है, ढोलका जो कुशलगढ़ ढोलका जो जगह है कहां पर है? ये राजस्थान में, वहां पर ये इन्होंने माना है। कहां पर है? ये राजस्थान में है ना। उसका अपना ये मूल मानते हैं कि हम वहां के हैं। इसके अलावा जो इसकी भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है, 5 उपजाति है जो मेन है, B3RP, मोसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कराऊंगा। तो वो कौन सी है? भिलाला। कौन सी है? भिलाला। भिलाला अपना मूल कहां से मानती है? ये मानती है अपना मूल छत्तीसगढ़ से। तो ध्यान रखना, भील जनजाति अपना मूल मानती है कुशलगढ़ ढोलका जो राजस्थान में स्थित है, और जो भिलाला उपजाति है, सबसे बड़ी जो भील की उपजाति है, वो कहां को मानती है अपना मूल? वो छत्तीसगढ़ को मानती है। इसके अलावा इनकी भाषा और इनका क्षेत्र जान लेते हैं। तो आप बनाते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप। तो ये देख लो आप मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वो आपका ये ले लो, ये मध्य प्रदेश है आपका, ये मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश है आपका, ये है ना, ये मध्य प्रदेश है आपका जिसका ये मैप है ना। ये वाला इलाका जो आप सभी जानते हो, ये वाला इलाका जो है मालवा है। कौन सा है? ये वाला इलाका आपका मालवा पठार है। तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो पाई जाएगी वो यहाँ पर पाई जाएगी आपका झाबुआ हो गया, झाबुआ और धार, इन 2 जिलों में आपको मुख्यतः देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जनजाति आपकी लगी हुई है यहाँ पर राजस्थान है, ये कौन सा हो गया? राजस्थान है। यहाँ पर गुजरात है आपका, ये पूरा गुजरात इलाका हो गया, और यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों से भी संबंधित है। इसलिए इसकी जो भाषा है, भाषा क्या है? इसकी जो भाषा है वो क्या है? भीली। इसकी भाषा जो भीली है, ये कितने राज्यों की मिक्स भाषा से बनी हुई है? जो मिक्स भाषा से बनी हुई है, राजस्थान प्लस आपका गुजरात प्लस आपका महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के मिक्स से आपकी ये भीली भाषा बनी हुई है। ये सारी चीजें लिखाई हुई है कि भीली भाषा मिक्स है आपकी किस किस से? गुजरात, मराठी और राजस्थानी। तो 3 भाषा, मतलब वही हो गया। गुजरात, राजस्थान में कौन सी बोली जाएगी आपकी? राजस्थानी हो गई आपकी, और गुजरात में क्या होगी? गुजराती, और राजस्थान में आपकी कौन सी होगी? ये मराठी। तो 3 भाषाओं का मिक्स मानी जाती है भीली भाषा। इसके अलावा ये क्षेत्र जान लेते हैं, भौगोलिक क्षेत्र है ये पश्चिमी क्षेत्र में, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया आपका धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये राजस्थान। ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही है। तो मुख्यतः जो जिला याद रखना, वो ध्यान रखना, झाबुआ मिलेगा और कहीं आपको धार मिलेगा। धार में 12 लाख पाई जाती है, लेकिन कुछ जगह आप झाबुआ मिलेगा। तो मुख्यतः मानना आप झाबुआ। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते। तो इसकी उपजातियों के बारे में जान लेते। तो इसकी सबसे बड़ी जो उपजातियां है उनके बारे में जान लेते हैं, लेकिन इसकी उपजातियों को याद करने का जो तरीका है या ट्रिक हो सकती है वो मैं आप बता दूं। तो इसके उपजातियों को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी, कौन सी ट्रिक है? वो है आपकी B3RP। कौन सी है? B3RP। B3RP का मतलब क्या होता है? B3RP का मतलब जान लेते हैं, बिलाला, बरेला, बेगास। तो इसका मतलब होता है बिलाला, बरेला और आपका हो गया बेगास। बिलाला, बरेला और ये आपका हो गया बेगास।
ये बेगा मत समझ लेना, बेगास भील की उपजाति है, लेकिन बेगा अलग है, ये बेगास है ना। तो बी, एक बी से बिलाला, एक बी से बरेला, एक बी से बेगास, है ना। और आर से क्या हो गया, रतियास। आर से क्या हो गया आपका, रतियास, रतियास। आर से क्या हो गया आपका, रतियास। और पी से आपका क्या हो गया, पटलिया। पी से आपका क्या हो गया, पटलिया, पटलिया। ये आपका पी से क्या हो गया, ये आपका हो गया पटलिया। तो ये 5 उपजाति होती है। जिसके अलावा मैं बता दूं कि जो भील उपजाति है, ये भील जो उपजाति है, ये सबसे बड़ी उपजाति किसकी, ये बिलाला जो उपजाति है भील की, वो सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी उपजाति है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो उपजाति है वो महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानती है। किसे, महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को अपना क्या मानती है, वंशज मानती है। ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानती है। इसके अलावा बरेला बेगास हो गया, रतियास और पटलिया हो गया, ये हो गया। ये 5 जाति, ये देख सकते हो। बिलाला, बिलाला बड़ी है, महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानती है। महाराणा प्रताप जी को अपना, इन्होंने एक बार सहयोग दिया था। आप सभी को पता है कि जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया था। किसे, महाराणा प्रताप से। तो तब से ये अपना वो मानती है। इसके अलावा बरेला, ये हो गया आपका बेगास है, बेगास है। और ये रतियास, ये रतियास ऐसे लगा होता है, रतियास, रतियास है ना। और ये पटलिया, ये पटलिया है, पटलिया। तो ये 5 उपजातियां जो मुख्यतः आपको रटना है, वो 5 उपजातियां ये है। इसके अलावा आपकी तड़बी, आपके पता होगी, तड़बी जो उपजाति है, ऐसा माना जाता है कि जो औरंगजेब के समय जिस भील जनजाति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, वो क्या माना जाता है, उन्हें तड़बी भील कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, तड़बी भील, उन्हें बोला जाता है तड़बी भील, है ना। इसके अलावा उमड़ी जो भील है, ऐसा माना जाता है इनकी स्थिति भीलों में सबसे दायनी स्थिति मानी जाती है। कैसी स्थिति, मतलब बहुत ही निर्धन, दायनी मतलब क्या होता है, निर्धन स्थिति मानी जाती है। इनकी क्या मानी जाती है, निर्धन। इनकी स्थिति कैसी मानी जाती है, बिल्कुल निर्धन स्थिति इनकी मानी जाती है ना। इसके अलावा उजबाला भील, जो उजबाला भील या उजबाला भील जो है, वो भीलों को, इन भीलों को पूर्ण भील कहा जाता है। उजबाला भील या उजला भील जो है, इन भीलों को क्या बोला जाता है, इन भीलों को बोला जाता है पूर्ण भील। और कोटरा भील को क्या बोला जाता है, अर्ध भील। कोटरा भील को अर्ध भील बोला जाता है, और उज्ज्वला भील को पूर्ण भील में बोला जाता है। और रतनमाल भील ऐसे भील हैं जो पिछली 7 वीडियो से, अरे वीडियो से नहीं भैया, पीढ़ियों से, कहां से, पीढ़ियों से, पीढ़ियों से, पिछली 7 पीढ़ियों से क्या रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो ये भील की प्रमुख उपजातियां होती है। एक बार हम रिवाइज करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। आप, आई होप भैया, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आप ये पीपीटी तो मिल ही जाएगी यहाँ पे, लेकिन आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बना ले, ताकि फोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है वो बन जाए आपकी। हैंड रिटन नोट से कुछ बढ़िया नहीं होता। आप किसी एक किताब को या एक बुक को फॉलो नहीं कर सकते भैया, उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। इससे महत्वपूर्ण है कि आप अपने नोट्स बना लें, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन्हें ऐड कर लो, और बार बार रिवाइज करते जाओ। तो वो क्या है, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। आपको पेज सहित एग्जाम हॉल में बैठोगे तब याद आएगा। और गलत होने की, जो कंफ्यूजन में गलत होते हैं ना, वो गलत होने की संभावनाएं कम होती है। क्योंकि जो गलत होते हैं, जो आप बाहर जो होते हैं, जो लोग बाग बाहर होते हैं ना, वो कंफ्यूजन की वजह से होते हैं। अरे यार, ये तो मुझे आ रहा था, बस इतना सा इधर से इधर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने 10 जगह से पढ़ा था, और कहीं ना कहीं वहां कुछ पढ़ लिया और यहाँ कुछ पढ़ लिया, तो वो आ गया कंफ्यूजन में, इसलिए आपके गलत होते हैं। इसलिए आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लें, अगर आप सक्सेस चाहिए और प्री एक बार में क्वालिफाई करना है तो, है ना। तो इनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते। तो B3RP का मतलब मैंने बताया था, B3RP, ये 5 उपजातियां किसकी हैं, ये 5 उपजातियां किसकी हैं, भील की मुख्य उपजातियां हैं। कौन कौन सी है, बिलाला, बिलाला, बरेला और बेगास, ये 5 उपजातियां है ना। इसके अलावा आर से हो गया रतियास, रतियास, और पी से हो गया पटलिया, पटलिया, है ना। ये तो महत्वपूर्ण उपजाति हो गई। इसके अलावा आपकी 2 उपजातियों के बारे में जान लेते हैं, आपकी तड़बी और आपकी उमड़ी, है ना। तो तड़बी और उमड़ी के बारे में जान लेते हैं। तड़बी, तड़बी ऐसे है जिन्होंने
औरंगजेब के समय क्या किया इन्होंने, क्या किया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। और उमड़ी ऐसा माना जाता है इनकी स्थिति भीलों में सबसे क्या है, दायनीय स्थिति है। क्या है इनकी? दायनीय स्थिति। इसके अलावा आपका उज्ज्वला भील और कोटरा भील आते हैं, और इसके अलावा रतनमाल भील। दो भीलों को याद और कर लेते हैं, उज्ज्वला भील, उज्ज्वला भील, उज्ज्वला भील, और आपका कौन सा, कोटरा भील, कोटरा भील, कोटरा भील। ये दो भील है ना, अलग अलग भील है ना। इस भील को क्या माना जाता है, जो उज्ज्वला भील है, मतलब उजले लोग, अच्छे लोग, मतलब सभी अच्छे होते हैं लेकिन याद करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। इन्हें बोला जाता है पूर्ण भील, इन्हें बोला जाता है पूर्ण भील। और जो कोटरा, मतलब कोटरा कटोरा क्या होता है, आधा होता है, तो ये क्यों हो गए, अर्ध भील, अर्ध भील। और एक और भील होता है जिसे यहाँ पे याद रखना है, जो पिछली 7 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं, और मतलब जो एकल परिवार की अवधारणा नहीं है, वो संयुक्त परिवार में अभी तक रह रहे हैं, वो है आपके रतनमाल भील। कौन से? रतनमाल। रतनमाल जो भील होते हैं वो 7 पीढ़ियों से, आपके 7 पीढ़ियों से क्या रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ जो 7 पीढ़ियों से रह रहे हैं वो आपके रतनमाल भील हो गए। तो आई होप के मैं आशा करता हूं कि भील की उपजाति आपको याद हो गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, भीलों का सामाजिक संगठन के बारे में जान लेते हैं कि भीलों का सामाजिक संगठन कैसा होता है, और उन्हें अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट लाया हूं, कम से कम नहीं, ये फैक्ट तो आप याद ही होना चाहिए। तो सामाजिक संगठन के आधार पर भीलों को कैसे बांटा गया है, तो भैया मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले जो भीलों का इस टाइप से जो क्रम होता है, सबसे ऊपर में मान लेता हूं, ये आपका कौन मान लेता हूं आपसे, सबसे पहले आप मान लेता हूं गमेती। ये हो गया भैया गमेती। गमेती जो है भीलों का क्या माना जाता है, ये मान लो सरदार माना जाता है, मतलब ये भील गांव का मुखिया होता है एक टाइप से। क्या होता है? मुखिया। ये क्या होता है? भील गांव का मुखिया होता है, मुखिया होता है। ये देख लो, गमेती, भीलगांव या पाल का, मैं बताऊंगा पाल का मतलब क्या होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा ना। पाल का क्या होता है, जो भीलों का गांव होता है उसे पाल बोला जाता है, उसका मुखिया होता है। इसके अलावा पटेल क्या होता है, भील समुदाय का अति विशिष्ट क्या होता है, व्यक्ति होता है या सम्मानित व्यक्ति होता है, ये प्रशासनिक हेड होता है। ये समझ में नहीं आया, इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आया। ये हो गया कि गमेती ये मुखिया होता है, मतलब मुक्ता पटेल। पटेल मतलब ये मान लो कि आप जो सरपंच होता है गांव में, सरपंच, उस टाइप का जो व्यक्ति ये हो गया। इसके अलावा जो पटेल होता है इनमें क्या होता है, पटेल, क्या होगा आपका, पटेल। जो पटेल है ना भैया, ये प्रशासनिक प्रमुख होता है और अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। प्रशासनिक हेड कैसे होता है, जैसे आपने सचिव के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? सचिव के बारे में। गांव में एक सचिव होता है, तो ये सचिव टाइप का इंसान होता है, ध्यान रखना। गमेती क्या होता है, जो सरपंच होता है जिसे आप पूरी जनता चुनती है, उस टाइप का, है ना। और जो पटेल होता है वो प्रशासनिक हेड होता है, मतलब प्रशासनिक कार्य करता है, मतलब ये भी सम्मानित व्यक्ति होता है ना। इसके अलावा जो तड़वी होता है, इसका असिस्टेंट होता है, किसका? ये असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट होता है किसका? ये असिस्टेंट होता है किसका? पटेल का। कौन होता है? तड़वी। जो तड़वी होता है वो पटेल का क्या होता है, असिस्टेंट होता है, या ये गमेती का भी असिस्टेंट होता है, किसका? इसका। और इन दोनों का ये क्या होता है, असिस्टेंट होता है, कौन? तड़वी होता है। मतलब ये मान लो कि ये सहायक सचिव होता है। सहायक सचिव का नाम सुना होगा। ये कौन होता है? सहायक सचिव, जो आपके गांव में मिलता है यहाँ पे। एक तो सचिव होता है और एक क्या होता है, सहायक सचिव। तो ये सहायक सचिव का काम करता है ना। इसके अलावा आपका ढाला, ये ढाला क्या होता है, ढाला जो भील जनजाति में वायोवृद्ध व्यक्ति होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है वायोवृद्ध व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ढाला। जो डोकरा बोलते हैं अपन, इनमें बोला जाता है ढाला। मदवी, ये है मदवी, मदवी, बदबो या भगत, यह भील जनजाति में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। पवित्र व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति से मतलब क्या होता है, पवित्र व्यक्ति से मतलब होता है कि ये मांस मछली नहीं खाता, ये मांस मछली नहीं खाता, मतलब ये मांसाहारी नहीं होता, ये केवल क्या होता है, ये शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। इसलिए ये क्या, इसे क्या बोला जाता है, बदबी, बदबो या भगत। इसके अलावा आपका मामा, भील जनजाति में सबसे ज्यादा प्रिय संबोधन जो कानों को प्रिय लगता है भीलों को, आप अगर भीलों से बात करने जा रहे हैं और भील जनजाति के गांव में जा रहे हैं तो उनसे मामा बोल देना, बस भैया खुश हो जाते हैं और इतना प्यार बरसाएंगे, आपका सेवा सत्कार करेंगे कि आप पूछो मत, सब कुछ लौटा देंगे आप पे। तो भील जनजातियों का प्रिय संबोधन माना जाता है मामा। मामा बानेज को बहुत मानते हैं ये भैया, बानेज को 100 ब्राह्मण एक बानेज, ऐसा माना जाता है इनके यहाँ।
और समाज, इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक आप जानते ही हो कि यहाँ पर क्या होता है कि पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है कि जो घर का जो हेड होता है वो पुरुष होता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है ना। दूसरी संयुक्त परिवार प्रथा होती है। संयुक्त परिवार प्रथा ऐसी होती है कि ये अब भी एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, एक साथ रह रहे हैं, इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा है। इसके अलावा इनके जो मकान क्यों फालिया, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो ये गांव, ये घर होते हैं, इन घरों को क्या बोला जाता है, जो मकान होते हैं ना, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कू, है ना। और इन मकानों से बनकर जो एक समूह बन जाता है उसे बोला जाता है आपका फाल्या। क्या बोला जाता है, फाल्या। फाल्या, ये पूरी जो बस्ती हो गई, ये बस्ती हो गई ना, जो बस्ती, एक पूरी बस्ती को क्या बोला जाता है, फाल्या। और ये पूरे फाल्या को मिलकर क्या बनता है, ये पूरा आपका बनता है गांव। आप समझ में आया होगा कि भैया ये मान लो, सॉरी, ये मान लो भैया ये क्या है, गांव है, मतलब ये घर है, क्या है आपके, ये छोटे छोटे क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये घर है आपके। ये घरों से मिलकर क्या बना हुआ है, ये घरों से मिलकर एक पूरा क्या बना हुआ था, एक पूरी बस्ती बनी होती है ना, मोहल्ला बन जाता है उस टाइप का। और पूरे इस बस्ती या मोहल्ले से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। तो ये आपका अंदर वाला हो गया कू, हो गया, जो घरों को कू कहा जाता है। और इस वाली स्थिति को जो बस्ती होती है उसे बोला जाता है फाल्या। क्या बोला जाता है, फाल्या। और इसे फाल्या, पूरे फाल्या को मिलाकर क्या बनता है आपका, ये आपका बनता है गांव, तो इसे बोला जाता है गांव। तो ये यहाँ पर यही लगा हुआ है। तो आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा, बाद में अपन रिवाइज भी कर लेंगे। ये सामाजिक आधार पर हमने पढ़ लिया, सामाजिक आधार पर गमेती पढ़ लिया हमने, गमेती के अलावा पटेल पढ़ लिया और तड़वी पढ़ लिया। गमेती, पटेल, ये तड़वी पढ़ लिया। आप सभी को पता है कि जो आपका गमेती होता है, वो गमेती आपका जो वर्तमान में सरपंच है उस टाइप का ले लो, सरपंच टाइप का ले लो। जो पटेल होता है, जो सचिव होता है गांव में, जो सचिव होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे ले लो। और जो तड़वी होता है, जो तड़वी होता है वो इन दोनों का क्या होता है, असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन होता है, तड़वी होता है इन दोनों का। इन दोनों का असिस्टेंट कौन होता है, तड़वी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ढाला। ढाला क्या होता है कि भील जनजातियों में ढाला, सॉरी, ढाला, ढाला क्या होता है, भील जनजाति में क्या होता है, वायोवृद्ध व्यक्ति होता है। क्या होता है, वायोवृद्ध व्यक्ति कौन होता है, ढाला। इसके अलावा आपका मदवी बदबो भगत, मदवी बदबो या आपका भगत, मतलब ये शाकाहारी आदमी होता है, शाकाहारी होता है मतलब मांस मछली नहीं खाता है, वो वाला व्यक्ति होता है। इनका प्रिय संबोधन क्या होता है, मामा। मामा क्या होता है, इनका प्रिय संबोधन होता है, प्रिय संबोधन, मतलब इन्हें मामा बोल दो मजा आ जाएगा। समाज कैसा होता है, समाज के बारे में जान लेते। तो इनका जो समाज होता है, समाज वो आज भी क्या है, इनका समाज होता है पितृसत्तात्मक समाज होता है। और संयुक्त परिवार प्रथा इनमें अभी भी चलती है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा समाज हो गया। आपको पता है कि घर को क्या बोला जाता है, कु बोला जाता है। जो घर हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कु बोला जाता है। जो घरों से मिलकर क्या बनती है, एक बस्ती बनती है, उसे क्या बोला जाता है, फालिया बोला जाता है। और बस्ती से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। गांव को क्या बोला जाता है, पाल बोला जाता है। और पाल के प्रमुख को क्या बोला जाता है, गमेती। क्या बोला जाता है, गमेती, गमेती। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, शांति से पढ़ते हैं यार, जल्दी क्या है, मैं जल्दी जल्दी में कंप्लीट करा दूं, आप याद ही नहीं है, पता ही नहीं। मैं यहाँ पे इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ पता चल जाए और अच्छे से याद हो जाए। व्यवसायिक आधार पर, ये मेंस में पूछा जाएगा कि व्यवसायिक आधार पर बताओ, ये आप क्या आ सकता है, व्यवसायिक आधार पर भील जनजाति का वर्णन कीजिए, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसमें पढ़ लेते हैं। कोटबार को होता है, ये गांव का देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है। जो प्रशासन, ये भी प्रशासनिक होता है और इसकी नियुक्ति होती है, ध्यान रखना भैया, किसकी नियुक्ति होती है, कोटबार की। तो कोटबार क्या होता है, ये गांव होता है। ये कू हो गया आपका, कू क्या हो गया, ये मकान होते हैं, मकान। कू से मिलकर क्या बनती है आपकी, आपकी बनती है फाल्या। फाल्या क्या होती है आपकी, ये बस्ती होती है भैया, ये बस्ती हो गई। और बस्ती से मिलकर क्या बनता है, पाल बनता है। पाल मतलब आपका ये गांव हो गया, ये पूरा गांव होगा। इस गांव की जो देखरेख करेगा, इस गांव की जो देखरेख करेगा, देखरेख करेगा, वो कौन होगा, कोटबार। जो कोट पहनकर गांव की देखभाल करता है वो कौन होता है, कोटबार, है ना। इसके अलावा बड़वा,
बड़वा भील जनजाति में झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है। हो सकता है यहाँ भैया कोई बीमार हो जाए, किसी को नजर लग जाए या और प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो जो झाड़ फूंक करता है वो कौन होता है यहाँ पर? बड़वा। बड़वा क्या होता है? बड़वा बड़वा आपका झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है। झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो जो झाड़ा आपने गांव में देखा होगा यार, इस टाइप से जो झाड़ा देते रहते हैं वो बड़वा होते हैं। गायक, गायक ये अपना एक असिस्टेंट भी रखता है। जैसे डॉक्टर होता है, ये एक टाइप का डॉक्टर मान लो, डॉक्टर का जो असिस्टेंट होता है, आपने पैरामेडिकल स्टाफ देखा होगा। तो बड़वा ये क्या होता है? एक टाइप का झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है। और इसका सहायक जो असिस्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना, इसका असिस्टेंट जो होता है वो होता है गायक। गायक मतलब ये गा गा के बताता है कि भैया झाड़ फूंक करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो ये होता है इसका असिस्टेंट। वो कौन होता है? गायक। इसके अलावा पुजारा, जो मंदिरों में आप सभी को पता है कि पूजा पाठ करता होगा, पूजा पाठ करने वाला। और दूसरा ये गांव में चिकित्सा का काम भी करता है। कौन? पुजारा। तो पुजारा कौन होता है? पुजारा कौन होता है आपका? पुजारा। तो पुजारा कौन होता है आपका? पुजारा। पुजारा जो होता है आपका पुजारा, एक तो आपका ये चिकित्सक होता है। क्या होता है? चिकित्सक होता है। दूसरा आपका एक टाइप से चिकित्सक होता है, जड़ी बूटी का ज्ञाता होता है। ये जड़ी बूटी वाला है, जड़ी बूटी वाला, जड़ी बूटी वाला। और ये बड़वा कौन होता है? ये झाड़ फूंक वाला होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये पूजा पाठ करता है। क्या करता है? पूजा पाठ। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी होता है, ध्यान रखना, है ना। ये इसके अलावा बांझ गड़िया, ध्यान रखना भैया, बांझ गड़िया का नाच जाए। जब भी जो बिलों में आपस में लड़ाई होती है पति पत्नी में, तो जो पत्नी गाली देती है ना, वो बांझ गड़िया को ही देती है भैया। अब ये बांझ गड़िया क्या होता है? ये बांझ गड़िया होता है जो विवाह में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है भैया। ऐसे मतलब जो भील जनजाति में अभी क्या चलता है कि अपने इधर तो क्या रहते हैं कि रिश्तेदार शादियां करवा देते हैं कि हमारे बच्चे की शादी करने हैं, या अपन किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी डिटेल डाल देते हैं और शादी उधर से भी मैच हो जाती है। जैसे मैट्रिमोनियल ऐप है, उस पर शादी आपकी फिक्स हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो भांजगड़िया होता है वो शादी करवाता है। लड़के वालों से बोलता है कि लड़की ऐसी है, और लड़की वालों से बोलता है कि लड़का बढ़िया है। फिर अगर कुछ गलत निकला, उसने बोला कि भैया लड़का था पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी है, बाद में पता चला प्राइवेट नौकरी निकली, तो जो उसकी जो लड़की गाली देगी वो भांजगड़िया को गाली देगी कि भांजगड़िया तेरा जाए नाश, तुझने मुझे सरकारी का चूना लगाकर प्राइवेट संभा दिया। तो ऐसा जो गालियां देगी वो किसे दिया जाता है? भांजगड़िया। तो ध्यान रखना, भांजगड़िया कौन होता है आपका? तो भांजगड़िया जो होता है, भांजगड़िया कौन? भांजगड़िया, भांजगड़िया, भांजगड़िया गजब आदमी है यार भैया ये। ऐसे भांजगड़िया ये शादी ब्याह करवाता है भैया, कोई भी हो सकता है। भांजगड़िया क्या करवाता है? शादी करवाता है। क्या करवाता है? शादी। और ये मदद का काम, मतलब शादी में जो बीच वाला जो बर पक्ष से बात करेगा, वधु पक्ष से बात करेगा, वो कौन होता है? आपका भांजगड़िया होता है ना। तो ये आज यहाँ पर इतना ही है। व्यवसायिक आधार पर इन सारी चीजों के आधार पर ये सारी चीजें हो गई। आपको लगे तो एक बार हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पुराने क्वेश्चन हो गए थे। इसके अलावा हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था, वो जान लेते। भील जनजाति की जो सारी चीजें जान लेते कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो ये भील जनजाति है। भील जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है? 40 लाख है लगभग, है ना। आप उतना देख लेना। और 37.7% के आधार पर ये परसेंट है भाई। हिंदी ग्रंथ एकेडमी, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है? तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार जो इनकी जनसंख्या है वो है 59 लाख, 59 लाख। और परसेंटेज में 39% के संबंधित है। इसके अलावा इनकी उत्पत्ति, भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से मानी गई है आपकी? जो उत्पत्ति मानी गई है वो आपकी मानी गई है एक तो संस्कृत भाषा के बिल शब्द से और द्रविड़ भाषा के बिल शब्द, वो नहीं जानते हैं। इसके अलावा इसकी वैदिक काल में रामायण में कहाँ पे मिलती है? रामायण में जो जानकारी मिलती है वो तो दो जगह मिलती है आपकी। एक तो निषाद राज के रूप में जो भगवान राम का साथ दिया था, और एक सबरी माता ने जो बेर खाए थे, वहां पर भील जनजाति का नाम मिलता है। वो महाभारत में मिलता है इनका नाम, महाभारत में। महाभारत में कहाँ मिलता है? एकलव्य, एकलव्य के सम्मान में भील जनजाति क्या करती है? एकलव्य के सम्मान में भील जनजाति क्या करती है? बिना अंगूठे से क्या चलाती है? धनुष बाण चलाती है, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया गया था। इसके अलावा इनकी जो भाषा,
जो भाषा है वो भाषा के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा जो भाषा हो सकती है उस भाषा के बारे में जान लेते हैं, भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो भाषा क्या है इनकी? तो भाषा है भीली। कौन सी भाषा है? भीली, जो गुजराती, मराठी और राजस्थानी की मिक्स है। इसके अलावा इनका जो मुख्य क्षेत्र पाया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र जो पाया जाता है वो भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का मैप मान लो तो इस वाले क्षेत्र में, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, खास करके झाबुआ, और आपका मिलता है ये धार में मिलेगी आपको, है ना। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात भी मिला हुआ होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये महादेव को क्या मानते हैं? महादेव और ध्यान रखना, रावण को अपना क्या मानते हैं? ये इससे अपनी क्या मानते हैं? ये इससे भी अपनी उत्पत्ति मानते हैं भगवान महादेव से। और दूसरी बात, इनका मूल स्थान, मूल जगह कौन सी है? मूल कहाँ है इनका? भील जनजाति का मूल कौन सा मानता है? तो राजस्थान के कुशलगढ़ ढोलका। तो राजस्थान का क्या है? कुशलगढ़ ढोलका को ये क्या मानते हैं? अपना मूल मानते हैं। लेकिन इसकी जो जो बिलाला उपजाति है, जो बिलाला है, इसकी जो बिलाला उपजाति है वो क्या मानती है? जो बिलाला सबसे बड़ी उपजाति है वो क्या मानती है? छत्तीसगढ़ को अपना मूल मानती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था, इसकी उपजातियों के बारे में जाना था। तो उपजातियां जान लेते हैं। उपजातियों के बारे में मैंने पढ़ा था बी3आरपी का आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे बता चुका हूं पहले भी। तो बिलाला, एक बी से हो जाएगा बिलाला, बरेला और आपका बेगास। इसके अलावा आपका हो जाएगा रतियास और पटलिया। ये आपकी उपजातियां हो गई, है ना। बिलाला सबसे बड़ी उपजाति है। और ये महाराणा प्रताप को अपना क्या मानती है? वंशज मानती है। इसके अलावा हमने उमड़ी और तड़बी पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? ये उमड़ी और तड़बी पढ़ा था, है ना। ये भी उपजातियों को याद रखना, है ना। तड़बी ये औरंगजेब के समय जिन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था? इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो वाली जनजाति हो गई आपकी। और इसके अलावा उमड़ी क्या पढ़ा था? उमड़ी जो जिसकी सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है भील जनजाति में, उसे उमड़ी कहा जाता है। इसके अलावा हमने 3 भीलों के बारे में और पढ़ा था। वो आपके थे कौन कौन से? उज्ज्वला भील, कोटरा भील और रतनमाल भील। उज्ज्वला भील के बारे में मैं पढ़ा था। उज्ज्वला भील, है ना। और कोटरा भील और रतनमाल भील, इन भीलों के बारे में। उज्ज्वला भील जो पूर्ण भील मानते हैं अपने आप को, क्या ये मानते हैं? पूर्ण भील। ये अपने कोटरा भील क्या मानते हैं? ये अपने आप को मानते हैं अर्ध भील मानते हैं। और इसके अलावा रतनमाल भील जो पिछली 7 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं, वो क्या है? रतनमाल भील, है ना। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ा था? ये हो गया अपना सामाजिक संगठन। देखते हैं गमेती, पटेल और तड़वी के बारे में। सामाजिक संगठन देखते हैं। सामाजिक संगठन देखते हैं इनका। सामाजिक संगठन क्या था? तो सामाजिक संगठन देखते हैं तो सबसे बड़ा जो क्या माना जाता है? गमेती। आप वर्तमान के जो गमेती है वो प्रमुख होता है पाल का, वर्तमान के सरपंच से लगा सकते हो, है ना, गमेती। दूसरा होता है पटेल, जो वर्तमान में जो सचिव होता है, जो प्रशासनिक होता है, ये भी होता है, ये भी सचिव के समान होता है। इसके अलावा आपका गमेती, ये हो गया आपका गमेती। इसके अलावा हमने पढ़ा था तड़वी। इसके अलावा तड़वी क्या होता है? तड़वी क्या होता है भैया? ये इन दोनों का जो असिस्टेंट होता है, वो कौन होता है? तड़वी होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें और पढ़ा था हमने मदवी, बदबो, भगत और समाज। ये मदवी, बदबो, और भगत, ये क्या होता है? ये पवित्र व्यक्ति होता है। क्या होता है? पवित्र व्यक्ति होता है, जो क्या करता है? मतलब शाकाहारी व्यक्ति होता है, ये मांसाहारी नहीं होता, इसलिए पवित्र व्यक्ति बोला जाता है। इसके अलावा इसमें डाला पड़ा होगा। डाला क्या होता है? वायोव्रत व्यक्ति होता है। मामा क्या होता है? इनमें प्रिय संबोधन होता है।
संबोधन। संबोधन क्या होता है? मामा होता है आपका। समाज कैसा होता है इनका? समाज जान लेते हैं। तो समाज जो होता है वो समाज आज भी इनका क्या है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक होता है, वो संयुक्त परिवार प्रथा चलती है। पितृसत्तात्मक जहाँ पिता की चलती है, और संयुक्त परिवार मतलब एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इनके घरों को क्या बोला जाता है? इनके जो घर होते हैं उनके घर को क्या बोला जाता है? घर को बोला जाता है कु बोला जाता है। और घर से मिलकर जो पाल्या, पाल्या, पाल्या क्या होता है? ये एक टाइप की बस्ती होती है आपकी, बस्ती होती है। और पाल्या से मिलकर बनता है पाल, और पाल को बोला जाता है, पाल को जो बोला जाता है वो होता है गांव। तो ये आपका इससे बढ़कर ये हो गया है ना, ये बोला जाता है। और इसकी जो देखभाल करता है, इस पूरे गांव की जो देखभाल करता है वो होता है कोट पेनकर। कौन करता है? ये कोटवार। हमने व्यवसायिक आधार पर पढ़ा था। वो कौन होता है? कोटवार। ये देख लो आपका, इसकी जो देखभाल करता है वो कोटवार होता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था बड़वा। गांव में बड़वा भी तो होगा भैया। जो बड़वा किसी को नजर लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो क्या करेगा? झाड़ फूक करेगा। झाड़ फूक, झाड़ फूक का करने का काम करता है। लेकिन ये अपने पास एक असिस्टेंट भी रखता है ना। और इस असिस्टेंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इस असिस्टेंट को बोला जाता है गायक। क्या बोला जाता है? गायक। ये होता है भैया गायक, इसके असिस्टेंट को गायक। और एक होता है पुजारा। पुजारा, पुजारा क्या करता है? पूजा पाठ करने का काम करता है। पूजा पाठ करने का काम करता है। कौन करता है? पुजारा। इसके अलावा और कुछ पढ़ा था? हाँ, एक महत्वपूर्ण पढ़ा था भांजगड़िया। कौन होता है? भांजगड़िया। कौन? भांजगड़िया। तो भांजगड़िया कौन होता है? जो शादी ब्याह कराता है। शादी ब्याह कराता है। क्या कराता है? शादी ब्याह। क्या कराता है? शादी ब्याह कराता है। जो शादी ब्याह कराता है, और शादी ब्याह में जो मध्यस्थ, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मतलब बीच का होता है, इधर से भी बात करना है वधु पक्ष की ओर से, और वधु पक्ष की ओर से भी बात करना है। मतलब जो सगाई करवाए, जो ब्याह करवाए, बीच में रहकर, वो होता है भांजगड़िया। इसे गाली भी बहुत पड़ती है। तो आई होप आप इतना आज की क्लास में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं। अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने यहाँ पे रिवाइज भी करा दिया। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें हम भील जनजाति को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना भैया। मेरे हिसाब से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रहा हूँ, और भी ला सकता हूँ, लेकिन वो फिर कचरा हो जाएगा। तो इतने फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार चेक कर लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।